स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन के समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने मुलाकात की। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और देश के गरीब और वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस संबंध में आज 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने सीएम धामी से मुलाकात की। और बढ़ते खबरों में आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री आवास में अटल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने आवास पर। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। देखिए, तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। देखिए, ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे उनके लिए ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आड़त बाजार एक जगह पे एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा। एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पे होगी और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी। अब उससे भी निजात मिलेगी। और खबर देहरादून से, जहां हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद से विपक्षी पार्टियां सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के इस्तीफे और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आने वाली 22 तारीख को देशव्यापी ईडी घेराव करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है। हमारे यहाँ हमारे ही संपत्तियों को कमजोर कर अडानी के द्वारा हमारी संपत्तियों को खरीदा जा रहा है। अब यह ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। तरीका है काम करने का। सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में, हमारे बैंक लोन दे रहे, हमारी संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज़ को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है एक टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहाँ जहाँ ईडी के दफ्तर हैं उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और आगे की रणनीति जल्द ही हम आप लोगों से खुलासा करेंगे। और वहीं उत्तराखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त बनाने में वरदान साबित हो रही है। वर्तमान में प्रदेश की करीब 37,000 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। बीते साल रक्षाबंधन पर इस योजना की शुरुआत की गई। एक साल में योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों ने
पूरे प्रदेश में लगभग 318 लाख का कारोबार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की पैकेजिंग से लेकर ब्रांडिंग तक की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। देहरादून के सहारनपुर रोड के पास स्थित आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। वहीं एमडीडीए की बोर्ड बैठक में भी इसकी शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इस योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को इस बजट से नगद मुआवजा दिया जाएगा। जो भूखंड लेना चाहते हैं वो भूखंड ले सकेंगे। तो व्यापारियों को नगद मुआवजा दिया जाए। 126 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है। देहरादून से यह जानकारी आढ़त बाजार शिफ्ट कराया जाएगा और इसके लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है और 126 करोड़ के बजट को मंजूरी, व्यापारियों को नगद मुआवजा दिया जाएगा। देहरादून से यह जानकारी सरकार ने कवायद तेज कर दी। आढ़त बाजार को लेकर अब आढ़त बाजार शिफ्ट कराया जाएगा और इसके लिए जो है जमीन भी चिन्हित कर लिए गए हैं। साथ ही इस दौरान जो है व्यापारियों को नगद मुआवजे भी दिए जाएंगे। तो इस दौरान बताया जा रहा है कि ब्राह्मणवाला में जो जगह है वो चिन्हित की गई है और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर जानकारी दी है कि जल्द ही बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ इस योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को इस बजट से नगद मुआवजा दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, जिस तरीके से ये खबर आ रही है आढ़त बाजार को जो है शिफ्ट कराया जाएगा और इसके लिए शहरी विकास मंत्री ने भी कहा है कि साफ तौर पर इसके लिए जमीन जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। क्या जानकारी, कब तक शिफ्ट होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी में आ चुकी है और स्मार्ट सिटी के चलते कहीं न कहीं सभी कार्य किए जा रहे हैं और वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते आढ़त बाजार को भी शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि आढ़त बाजार में देखा जाए तो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और लगातार वहां पर जाम की स्थिति बनती है। उसी को देखते हुए कहीं न कहीं आढ़त बाजार को शिफ्ट करने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है और साफ तौर पर देखा जाए कि जो बजट है वो भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही आढ़त बाजार को वहां से शिफ्ट कर पटेल नगर में लाया जाएगा और इससे कहीं न कहीं फायदे वहां पर होंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी में राजधानी देहरादून हो चुकी है और स्मार्ट सिटी का कार्यों में जो बाधाएं लगातार देखने को मिल रही थी, जिसके कारण स्मार्ट सिटी के कार्य रुके हुए हैं, वो बाधा कहीं न कहीं अब आढ़त बाजार को शिफ्ट करने के बाद वहां पर हटती हुई नजर आएगी। वहीं मुआवजा देने की बात भी वित्त मंत्री ने कही है, क्योंकि जो आढ़त बाजार में जो जिन व्यापारियों की दुकानें हैं उनको काफी नुकसान वहां पर उठाना पड़ेगा, तो उनकी पूर्ति के लिए उनको जगह भी चिन्हित की गई है, उनको जगह भी दी जाएगी और उसके साथ ही मुआवजा भी दिया जाएगा। जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 126 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है, अगर जो नई जगह है वहां शिफ्ट कराने के लिए अगर हम बात करें, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जाएगी? साथ ही साथ जिन व्यापारियों को अभी नुकसान हुआ है उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वित्त मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो 126 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है वो सिर्फ व्यापारियों के लिए किया गया है, क्योंकि जगह के चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही उस जगह पर कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। और वही देखिए जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ है उनको नुकसान ना हो, उनकी
जो नुकसान की पूर्ति है उसको सरकार करे। उसके लिए लगातार जो बजट जारी किया गया है उसमें से उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और उसके साथ ही उनकी जो दुकानें हैं वो भी तैयार की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि एक पूरी मार्केट बनेगी और एक स्मार्ट सिटी के तहत ये मार्केट बनाई जाएगी और जिस तरीके से देखा जाए तो सभी सुविधाएं वो भी दी जाएंगी व्यापारियों को, चाहे उसमें टॉयलेट की सुविधा हो या पार्किंग की सुविधा हो। तमाम जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर व्यापारियों को मिलती हुई नजर आएगी और जल्दी इस पर कार्य शुरू होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर ही कहीं ना कहीं इस पूरे आड़त बाजार को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। धनराज, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ब्राह्मणवाला में जो है नई जगह चिन्हित की गई है और स्मार्ट सिटी की ओर ये कहीं ना कहीं एक अहम कदम है, और अगर हम बात करें तो कब तक, कितनी जल्दी इस पर काम शुरू कर दिए जाएंगे, साथ ही साथ वहां कितनी जमीनें जो है वो व्यापारियों के लिए रखी गई है, कितनी जमीनों के बारे में जो है बातचीत तय किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो पटेल नगर का ब्राह्मण वाला है वहाँ पर एक जगह चिन्हित की गई है और उस जगह पर पूरा कार्य किया जाएगा। यानी कि दुकानें भी बनेंगी व्यापारियों के लिए और इसके साथ ही जो अन्य सुविधाओं के लिए जो निर्माण कार्य है वो वहाँ पर किया जाएगा। और जिस तरीके से देखा जाए कि यदि हम बात करें टाइम पीरियड की तो जल्द ही वो वहाँ पर कार्य शुरू करने के बाद वित्त मंत्री के द्वारा की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द वहाँ पर कार्य शुरू किया जाएगा और माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पर पूरी मार्केट तैयार कर दी जाएगी और उसके बाद जो पूरे आड़त बाजार है उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं व्यापारियों का विरोध भी देखने को मिलता है और व्यापारी इस बार भी कहीं ना कहीं विरोध जरूर जता रहे हैं। उनका मानना है कि जहाँ पर वो है उनको वहीं पर रखा जाए। यदि उनको स्मार्ट सिटी बनानी है तो फ्लाईओवर बनाकर बना सकते हैं या फिर अन्य कुछ और तरीका उसका निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो सरकार की नीति है, प्लान है पूरा सरकार का, वो उस हिसाब से चलेगी और उस हिसाब से जो मास्टर प्लान बनाया जाएगा उसके हिसाब से ही उनकी दुकानें हटाई जाएंगी और जिसकी दुकान का नुकसान होता है। अगर हम बात करें व्यापारियों की, जैसा कि आपने बताया कि उनके अंदर आक्रोश देखा जा रहा है, साथ ही साथ वो अपनी मांग भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की ओर से जो रणनीतियां हैं, जो प्लानिंग की गई है, अगर व्यापारी उस पर जो है राजी नहीं होते तो सरकार क्या करेगी, साथ ही साथ व्यापारियों के लिए क्या रास्ता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं इस पर अपनी आपत्ति भी जता रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानों का नुकसान काफी हो रहा है, उतना मुआवजा उनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरकार का मानना है कि यदि किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और उस पर बैठकर विचार किया जा सकता है। और लगातार हम देखते भी हैं कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार व्यापारियों से मुलाकात भी की और उससे पहले भी कई बार व्यापारियों से बैठकें हो चुकी हैं तो सभी व्यापारियों ने उसमें अपनी सहमति भी जताई थी। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि जो अंदर खाने उससे खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको खुश करना भी एक तरीके से देखा जाए कि सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार उनसे बातचीत कर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। जी धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर हरिद्वार से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए धर्म नगरी हरिद्वार के संतों ने मार्च निकाला। हरिद्वार के उछाली आश्रम से हड़की पौड़ी तक ये मार्च निकाला गया, जिसके बाद सभी संतों ने हड़की पौड़ी पर 2 मिनट का मौन भी रखा और बांग्लादेश के दिवंगत हिंदुओं की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। तो उछाली आश्रम से हड़की पैड़ी तक ये मार्च निकाला गया। धर्मनगरी में संतों ने मार्च निकाला है और बता दें कि बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं के लिए संतों का ये मार्च। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से मैदानी जिलों में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। हरिद्वार जिले में स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिससे कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बीते साल भी हरिद्वार में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और कई घरों में पानी घुस चुका था, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और सरकार से इस दिशा में जल्द कदम उठाने की अपील की। तो फसलें बर्बाद होने का जो डर है वो सता रहा है और ऐसे में कांग्रेस विधायक ने ये मांग उठाई है, सरकार से राहत पैकेज की मांग।
देखिए, पिछली बार जब बाढ़ की स्थिति हुई थी, हम लोगों ने उसके बाद सदन में भी ये रखा था कि हरिद्वार को खास तौर पे बाढ़ जो है वो जोन के उसमें वो किया जाए, चिन्हित किया जाए सरकार के द्वारा, और विशेष जो है पैकेज और रिलीफ जो है वो हरिद्वार जनपद को दिया जाए। बहुत स्थिति गंभीर थी, किसानों के खेत बर्बाद हो गए, घरों तक पानी आया, मगरमच्छ वगैरह सब लोगों जान तक लोगों की बन गई थी। और दिखावा भी किया गया, मैं साफ तौर पे कहूंगी, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मीटिंग पे मीटिंग, 6-7 सर्वे, आज सर्वे हो रहा, आज इसका वो हो रहा, और नतीजा कुछ नहीं हुआ, जनता को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण पूरी तरीके से जो है नदी के तट पर है, चारों तरफ से, चाहे लालढांग का क्षेत्र कह लीजिए या लक्सर रोड का, प्रभावित करता है मैक्सिमम 75 से 80%। तटबंध बनाए नहीं जा रहे। कांगड़ी जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, पौराणिक गांव है, वो लगातार जो है डूबता चला जा रहा है। इतना कटान हो रहा है कि आधा लगभग जो कांगड़ी गांव है वो खाली करा दिया। बढ़ते हैं आगे, खबर रुद्रप्रयाग से, जहां मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जनपद प्रभारी सचिव आर राजेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने लोनिवी के एनएच डिवीजन और सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मुआयना किया। और उत्तराखंड में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जहां सरकार की कई योजनाएं चल रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नई पहल शुरू करने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने कहा कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को अब प्लास्टिक यूज करने से पहले डिपॉजिट मनी जमा करनी होगी, जिससे वह प्लास्टिक यूज नहीं करेगा। इसके साथ ही सदस्य सचिव ने कहा कि पर्यटक को उसकी डिपॉजिट मनी तभी वापस मिलेगी जब वह यूज किए गए प्लास्टिक को सही जगह पर इकट्ठा करेगा। इससे पहले इस पहल से उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण संरक्षण को मदद मिलेगी। हिमालय के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण जो हमारे लिए चैलेंज है वो प्लास्टिक प्रदूषण का है। बहुत सारे जो टूरिस्ट तीर्थयात्री है या सामान्य टूरिस्ट है उत्तराखंड में आते हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ आते हैं। इसके क्रम में जो प्लास्टिक बॉटल्स सॉलिड वेस्ट एक मैनेजमेंट है वहाँ शहरी विकास विभाग के माध्यम से भी और हम लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से भी हम लोग उसको प्रबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण हम एक निर्णय अभी लेने वाले हैं जल्दी ही, जिसमें एक डिजिटल रिफंड सिस्टम है, डिपॉजिट रिफंड सिस्टम में वर्क कर रहे हैं हम लोग। कुछ 4 धाम यात्रा में हम लोग इसको शुरू किया है, जिसमें जिस प्रकार से यात्री आता है उसको एक डिपॉजिट जमा करना होगा यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करने के लिए, और जैसे ही उसको यूज करने के बाद वो जो निर्धारित स्थान है उसको ऊपर उसको वापस करना होगा तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा वहां। बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है, जहां अब जल्द ही नगर निगम को कूड़ा उठान का भुगतान क्यूआर कोड की मदद से किया जा सकेगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत जल्द ही सभी दून वासियों को क्यूआर कोड वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही कूड़ा उठान की गाड़ियों पर भी क्यूआर कोड लगाया जाएगा। जिस घर से भी कूड़ा उठान का कार्य किया जाएगा उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा, जबकि जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी सूचना निगम को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के सहयोग से नगर निगम कर रहा है। इसमें सभी घरों को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी क्यूआर कोड दिए जाएंगे। जिस घर से भी गाड़ी कूड़ा उठान करेंगे उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा, जहाँ से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी हमको तत्काल सूचना मिल जाएगी। इससे बेटर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो पाएगी, बिल्कुल होगी। और उस क्यूआर कोड को हम कुछ समय पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद जनता के लिए भी खोल देंगे, ताकि
सभी लोग देख पाएँ कि गाड़ी कूड़ा उठा रही है अथवा नहीं उठा रही है। और वहीं रुड़की में गुरुकुल नारसन पुलिस चौकी के सामने देर रात चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया और कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। बता दें कि जब दुकानदार ने सुबह अपनी दुकान खोली तो देखा कि दुकान से सारा कीमती सामान जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीन चोरी हो गई है। वहीं दुकान मालिक ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और सुबह आके यहाँ देखा तो ऐसा बताया, यहाँ से ऐसा हो रही है, तो चोरी आके देखी तो सारा सामान गायब मिला। यहाँ से क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान प्रिंटर था, कंप्यूटर था और बैटरा इन्वर्टर था और सर्दी के कुछ सामान थे, कुछ कैश रखा था इसमें। यहाँ ना काफ़ी है, लगभग कितना टोटल? लगभग 1.5 लाख रुपए के। लोकेशन हाईवे पे चौकी, पुलिस चौकी के सामने। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई। अभी तो कुछ भी अफसर मिलने कह रहा है कि हमारे पास यहाँ आदमी नहीं है, अब क्या वो करना है। और खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट पार्क से सटे तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो पर्यटन जोन में अब नए सत्र से पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। तराई पश्चिमी विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया की तैयारी में जुट गया है। ऑनलाइन ना होने से अभी तक पर्यटकों को काफी परेशानी होती थी, तो कई बार परमिट फुल होने पर पर्यटकों को वापस जाना पड़ता था। फोटो जोन के साथ ही हाथी टगर जोन में भी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। अभी तक तो हमारा फोटो जोन ऑफलाइन पे ही था, तो लेकिन सभी जगह से ये डिमांड थी कि ऑनलाइन हो जाए तो और सभी पर्यटकों को फायदा होगा उससे, तो उसी को देखते हुए हमने तैयारी कर ली है। इसकी वेबसाइट वगैरह बन गई है। इस समय 3 महीने के लिए हमने बंद किया था बरसात में, तो जब अक्टूबर में जब भी हमारा फोटो जोन और हाथी टगर खुलेगा तो वो ऑनलाइन बेसिस पे ही खुलेगा, तब तक हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड में दौरों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को उत्तराखंड की याद तभी आती है जब प्रदेश में चुनाव या उपचुनाव होते हैं, क्योंकि आपदा की घड़ी में कांग्रेस का कोई भी नेता प्रदेश की मदद के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक पर सवाल आता है, कांग्रेस के नेता उत्तराखंड की ओर चले आते हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की सच्चाई को जानती है और कांग्रेस को कई बार इसका जवाब भी दे चुकी है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में भाजपा नेताओं की दिल्ली दौड़ पर कांग्रेस ने जहां नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावना जताई थी, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए नेतृत्व परिवर्तन की बातों पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह से कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है और केंद्र का आशीर्वाद राज्य के साथ है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो चिंता जता रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, न कि भाजपा की। देखिए, उत्तराखंड के अंदर कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। मोदी जी की नेतृत्व दूसरी बार सरकार हमारी बनी है, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने दोबारा राज्य की हमारी सरकार बनी है। तीसरी बार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सरकार बनेगी। हरीश रावत अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। आज उनके अंदर एक प्रकार से सत्ता की जो लोलुपता, सत्ता की जो भूख है, अपने दल को समझे, अपने दल के अंदर की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी चिंता करने की उनको आवश्यकता। और खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी की सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों की तारीफ करते हुए नजर आए और कहा कि विभागों की समीक्षा उनके मुख्यालय में जाकर करना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यकुशलता है, क्योंकि अधिकारियों से बातचीत करना और विकास के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जानने का सबसे बेहतर माध्यम विभाग का कार्यालय होता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज प्रदेश में जगह जगह आपदा आई हुई है और मुख्यमंत्री धामी सबसे आगे चलकर उनसे आपदा की घड़ी में लोगों को धैर्य और भरोसा देने का काम कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ये एक अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री जी समीक्षा ही नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं अगर आपदा आती है, आपने देखा होगा कि ऐसी संवेदनशीलता आपको पहले देखने को नहीं मिली होगी। जब सरकारा में आपदा आई, सब लोग दिवाली मना रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर थे। आज भी जहां जहां भी आपदा आती है, मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर पहुंचते हैं, मंत्री मौके पर पहुंचते हैं, विधायक मौके पर पहुंचते हैं। इस बात का प्रतीक है कि देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार की क्या जिम्मेदारी है, ये धामी सरकार। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।